हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखिए। ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if it is assume only non-negative values then its probability mass function is given by। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स है, जहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर एन तक वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं। सबसे पहले एन। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि अगर आप कोई भी सिक्का उछालते हो या कॉइन उछालते हो, ठीक है, तो आप उसको कितनी बार टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। देन एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस। आपको जो ट्रायल्स आप कर रहे हो उसमें आपको कितने टाइम्स सक्सेस मिल रही है, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने सोचा कि मेरा अगर कॉइन टॉस करने पर यदि आपका हेड आता है और वो हेड आना मेरा क्या है? एक सक्सेस है, तो जितनी बार आपके पास हेड आ रहा है, ठीक है, वो आपकी सक्सेस में काउंट होगी। सपोज करो आपके पास एक कॉइन है, उसको आप 10 बार टॉस करते हो, ठीक है। 10 बार टॉस करने के बाद आपको उसमें 4 टाइम्स हेड मिलता है, तो 4 टाइम्स जो है वो आपका सक्सेस कहलाएगा, ठीक है। फिर पी क्या है? पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आपके पास हेड जो है 4 टाइम्स आता है तो आपके पास बाकी के टाइम्स क्या आएगा? टेल आएगा। और यदि बाकी के टाइम्स टेल आता है तो 6 टाइम्स जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? फेलियर में काउंट होगी, ठीक है। तो हमने इसमें जितनी भी टर्म्स थी वो सारी यूज कर ली हैं। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस, कि जो आप ट्रायल कर रहे हो उसमें आपको कितने टाइम्स सक्सेस मिली। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। इसके बाद अपन एक टर्म निकालना सीखते हैं। अब टर्म क्या है कि आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है, इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यदि मैं समीशन लूं तो वो ऑलवेज 1 आना चाहिए, यानी कि सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। आपके पास जो x की वैल्यू है, यानी कि x की जो रेंज है वो 0 से लेकर n तक जा रही है। देखो, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, जब मैं इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टोटल करती हूँ, टोटल मतलब जो भी इसका समीशन है 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, अगर इसमें इसका मैं टोटल करूं तो वो मेरे पास हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसकी आप लोगों ने लिमिट लगाइए, और यदि वो 1 के बराबर आता है तो इसका मतलब जो आपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिया है वो करेक्ट लिया है। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है। तो देखो, जब आप x की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? एन सी 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0, प्लस एन सी 1। एक्स की वैल्यू क्या है? पहले 0 रखी, फिर आपने 1 रखी, p की पावर 1, q की पावर n माइनस 1, प्लस एन सी 2, p की पावर 2, q की पावर n माइनस 2, प्लस एन सी 3, p की पावर 3, q की पावर n माइनस 3, सो ऑन। लास्ट डिजिट क्या है? n है, तो एन सी n, p की पावर n, q की पावर n माइनस n, q की पावर n माइनस n, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक तरीके की क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये क्या है? एक तरीके की बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और यदि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का यदि आप लोगों को फॉर्मूला बताऊं तो आप लोगों ने
ट्वेल्थ क्लास में, 11th क्लास में बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो हैं वो फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए। जैसे x प्लस वाई की पावर n है, तो आप उसको क्या लिखते थे, nc0 x की पावर n। यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज है, तो एक की वैल्यूज तो बढ़ती थी और एक की वैल्यूज जो क्या होती थी, कम होती थी। तो nc0 x की पावर n y की पावर 0, मैं इसकी पावर बढ़ा रही हूँ और इसकी पावर जो है अभी कम है, तो अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, आप लोग देखना, nc1 x की पावर n माइनस 1, ये 0 से स्टार्ट हुआ था तो ये हो गई 1। ठीक है, देन nc2 x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2, सो ऑन डैश 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 ncn x की पावर 0 और y की पावर n। जब आप इस वाली टर्म का कंपैरिजन जब इससे करेंगे तो हम मतलब इस वाली एक्सप्रेशन को, यहाँ पर देखो nc, जैसे nc0, तो यहाँ पर q की पावर n है तो x की पावर n है, यहाँ पर p की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 0 है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जहां पर आपके पास y है तो वहां तो आपके पास लिखा हुआ है q, और जहां आपके यहाँ पर देखिए इसका कंपैरिजन कीजिए y। ठीक है, तो y की पावर तो क्या है, 0 है, और यहाँ पर p की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, और इसी तरीके से x की पावर क्या है, n है, तो यहाँ q की पावर n है। तो मतलब अगर आप इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को, इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, q प्लस p की पावर n, q प्लस p की पावर n, x प्लस वाई की पावर n लिखा हुआ है। अगर इस एक्सप्रेशन का कंपैरिजन जब आप इससे करेंगे तो यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ q की पावर n है, तो वहां तो मैंने लिख दिया यहाँ पर q और यहाँ पर लिख दिया मैंने p, तो q प्लस p की पावर n। और q प्लस p, और आप जानते हैं जो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब आप लोग जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। और 1 कब होगी, जब आपके पास सक्सेस प्लस फेलियर, उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होगी। ये अपन रूल क्लासिकल डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो आपके पास Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर n लिख सकते हैं, और 1 की पावर n हो इसका मतलब इसको मैं 1 के बराबर लिख सकती हूँ। मतलब 1 की पावर अगर 2 होती तब भी 1 रहता, 1 की पावर 3 है तब भी 1 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 की पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहां तक मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 के बराबर प्रूफ हो चुका है। अब अपन कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना जरूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ट्रायल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ट्रायल्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। एक तो होने चाहिए एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स, और इनकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी आपके पास आउटकम्स आते हैं वो एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर बात हो रही है सक्सेस एंड फेलियर की। एग्जॉस्टिव भी है ये इवेंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं कि जो नंबर n है आपका, n क्या है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, n मैं दोबारा लिख देती हूँ, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ये नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब आप इनको काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब काउंट नहीं किए जा सकते, हमें नहीं पता वो कितने हैं। फाइनाइट का मतलब आप लोग काउंट कर सकते हैं, कि आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पता होने चाहिए कि कितने किए जा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड जो है वो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर।
ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो आपके पास ट्रायल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कि पहला ट्रायल जब आप कर रहे हो, जैसे आप लोग एक कॉइन है और उसको 10 टाइम टॉस कर रहे हो, तो आपका जो पहला ट्रायल आप करोगे वो दूसरे ट्रायल से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसको अपन बोलते हैं, पी को बोलते हैं, ठीक है। वो इज कांस्टेंट होना चाहिए। आपका पी जो होना चाहिए हर एक ट्रायल में कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि पी की वैल्यू हर एक ट्रायल के लिए फिक्स होनी चाहिए। पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर एक ट्रायल के लिए फिक्स होनी चाहिए। अगर पी कांस्टेंट होगी तो क्यू भी ऑलवेज कांस्टेंट होगी, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि पी अगर आपका कांस्टेंट है तो क्यू बराबर 1 माइनस पी होगा, पी आएगा। तो आपका क्यू भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर एक ट्रायल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 coins are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 7 head। हिंदी में क्या है कि आपने 10 coins जो है वो आप साइमल्टेनियसली थ्रोन कर रहे हो, ठीक है, एक के बाद एक थ्रोन करते जा रहे हो। आपको ये फाइंड करना है कि एटलीस्ट जो है कम से कम 7 हेड तो आने ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी है। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, मतलब 7 तो होंगे ही होंगे, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको किस तरीके से निकालना है, पी जो है आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है कि एक कॉइन्स में केवल 2 ही आउटकम होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स कितने हैं टोटल, और फेवरेबल केस किसका है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो आपका फेवरेबल केस हो गया। तो अपने पास ओनली 1 केस मिल सकता है, तो 1/2। इसी तरीके से क्यू क्या होगा, अपन जानते हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, या तो बोल दो टेल, या नॉट ए गेटिंग ए हेड, ठीक है। या तो बोल दो कि टेल आएगा, या बोल दो नॉट गेटिंग ए हेड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, अब आपको क्या बनाना है, px बनाना है। px इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, px इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, क्या होता है, NCx px qn माइनस x। अब n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10 दे रखी है, ठीक है। c x की जगह अभी x ही लिख देते हैं। p की वैल्यू अपन ने 1/2 निकाल ली है, q की वैल्यू भी 1/2 है, n की वैल्यू 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं कि कम से कम 7 तो होनी चाहिए, 7 से ज्यादा भी होंगे, तो 7 तो लेना ही लेना है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 7 के बाद अपन कहां तक जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 10 कॉइन्स हैं। तो 7 आ सकता है, ठीक है, 7 तो लेना ही पड़ेगा। एंड 8, 9, 10, मतलब 7 से ज्यादा और 7 भी आपको लेना है, तो उससे ग्रेटर और इसका इक्वल। यानी कि बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 7 भी लेनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 8 भी लेनी है, 9 भी लेनी है, और 10 भी लेनी है। तो वो आपको करना क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा। इसमें x की वैल्यू एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9, एक बार 10, और उन सबको अपन को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो मैं वैल्यू रख देती हूँ,
और कॉम्बिनेशन हो आपको निकालना आता होगा। अगर नहीं निकालना आता तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है। देखो मैं कुछ नहीं कर रही, tan c x, x की जगह 7 वैल्यू रखी, 1/2 7, 1/2 tan माइनस 7। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, tan माइनस 7 आप लोगों को पता ही है कि कितना आएगा 3। मैं अभी 10 माइनस 7 नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। tan c 8 1/2, और आप लोग देखोगे, देखो 7 + 3 10 हो गया, सही लिखा है अपन ने, ठीक है। टोटल अपना इन दोनों की जो पावर है वो 10 बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो x की पावर क्या है, x की वैल्यू क्या रखनी 8, और 1/2 10 माइनस 8 2, प्लस tan c 9 1/2 की पावर 9 1/2 की पावर 1, प्लस tan c 10 1/2 की पावर 10, और 1/2 की पावर 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 0, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 ही रहेगी, ठीक है। अब आप देखो कि इन सब में 1/2 की पावर 7 + 3 कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 10, ये 8 + 2 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 1, तो 9 + 1 1/2 की पावर 10। इसी तरीके से 1/2 की पावर 10 यहाँ पर भी, मतलब इन सब में से मैं 1/2 की पावर 10 जो है वो कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन लूंगी तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा tan c 7 प्लस tan c 8 प्लस tan c 9 प्लस tan c 10, ये अपने पास बचेगा। 1/2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10 आपको पता ही है कि 1024 होता है, 1024 होता है। अब अपन tan c 7 tan c 8 tan c 9 और tan c 10 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे सपोज करो आप लोग tan c 7 को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या आपके को एक पहले फॉर्मूला बता देते हैं। NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आपको पता है ये फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसे खुलता जाएगा। तो मैं इसको 7 फैक्टोरियल तक ही एंड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि नीचे मुझे 7 फैक्टोरियल से मैं आराम से कैंसिल आउट कर सकती हूँ। अब बताओ इस 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखती, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 2 इंटू 1, इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल को भी यही लिखती। तो मेरे को सबको एक साथ काटना ही है, तो मैं 7 फैक्टोरियल ही रहने देती हूँ। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 0, ये हो गया आपका 120। मतलब ये अपने पास क्या आएगा 120। इसी तरीके से आप 10 c 8 को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 45। 10 c 9 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10, और 10 c 1 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1। इन सबको प्लस कर लो, 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1, तो आएगा 176 एंड डिवाइडेड बाय 1024। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद अपन क्या करेंगे, मीन कैसे निकलेगा, ठीक है, वेरिएंस कैसे निकलेगा, मूवमेंट्स कैसे निकलेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकलेगा, एक एक स्टेप्स वाइज जो है हर चीज सॉल्व करेंगे। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आ गया वो हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, यदि उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता हो तो अगर आपका फर्स्ट ये मजबूत हो गया तो आप आगे के सारे खुद ही कर पाओगे। तो इसलिए पहले ये वाली नींव मजबूत कर लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं उन्हें ये चीज फॉरवर्ड करें, उन्हें बताएं कि इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं।